सांगली जिला महेश्वरी महिला संगठन लेकर आया है ये अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस ये बहुत आम बात हो गई है। चाहे वो बच्चे या फिर वो वर्किंग प्रोफेशनल्स, सारे ही लोग किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। बट जितना इजीली हम स्ट्रेस में वर्ड यूज करते हैं, क्या हम उतना इजीली इसे टैकल कर पाते हैं? यही जानने के लिए आज हम आपके होस्ट, मैं रिया, मैं मोनिका, यहाँ आपके साथ है। एंड ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आज हमारे बीच है मिसेस अंजलि मालू। नमस्कार। आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर है एंड अपना डॉक्टरेट परस्यू कर रही है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका क्या मीनिंग है। ये एवॉल्व कहाँ से हुआ, क्योंकि कुछ साल पहले तक किसी को अवेयर नहीं थी इस टर्म के बारे में, एंड अचानक अभी हर किसी के बातों में इसका जिक्र। मुझे तो बहुत खुशी है कि हर किसी को इस शब्द का एटलीस्ट पता तो चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ईआई। वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो ईआई इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, काफी पुराना कंसेप्ट है। हमारे पास बहुत बार क्या होता है, वेस्टर्न से जब चीजें आती है तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आती है कि ऐसा कोई टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको स्टडी करना चाहिए। एंड देन हमें इंडियंस को सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस डेवलप होता है कि हाँ, दिस इज कम टू अस फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। लेकिन अगर हम रूट्स में जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हमारे ही स्क्रिप्चर्स का एक बेस है। अगर आप सामवेदा के बारे में समझेंगे तो व्हाट इज सामवेदा? सामवेदा इज अ पर्टिकुलर स्क्रिप्चर विच इज टेलिंग अबाउट हाउ टू इवोक एन इमोशन। सो उसमें भक्ति गीतों के बारे में है, उसमें क्लासिकल म्यूजिक के बारे में है। तो हमारे में अलग अलग राग है, अलग अलग म्यूजिक्स है, और वो राग और वो म्यूजिक किसी तरह का इमोशन इवोक कर रहे हैं किसी में। अगर हम बहुत बहुत ही पहले जाए महाभारत के टाइम पे, तो जब कृष्ण गीता पढ़ रहे थे, मतलब जब गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन, तब अर्जुन तो बहुत ही ग्लानि में थे, बहुत गिल्ट में थे कि मैं मेरे ही घर वालों से कैसे लड़ाई करूं। तो वो उनके जो भाव थे, उनके जो इमोशंस थे, द इमोशंस ऑफ गिल्ट, को उन्होंने कन्वर्ट किया कि इट इज अ फाइट नॉट विथ योर ब्रदर बट इट इज अ फाइट ऑफ धर्म। तो एक वॉरियर को जो फीलिंग आनी चाहिए, पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग आनी चाहिए, या पेट्रियोटिक इमोशंस जो आने चाहिए थे, तो व्हाट वाज रोल ऑफ कृष्णा? ही गेव a session which is now known as Bhagavad Gita, but it was completely evoking an emotion for a warrior. तब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं ग्लानि में नहीं होना चाहिए, मैं तो धर्म की लड़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे तो वॉर करना चाहिए। और वहां से फिर अर्जुन का इमोशन बदलता है एंड ही गोज इनटू एन इमोशन ऑफ वॉरियर। अब जैसे हमने आज अभी ये जो मैं बता रही हूँ एक पेट्रियोटिज्म का इमोशन, वैसे और भी बहुत सारे इमोशंस हैं जहाँ पे सेंट ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके से इमोशंस को यूज किया है। हमें विश्वामित्र की स्टोरी सभी को पता है। तो मेनका ने क्या किया, विश्वामित्र में एक अलग तरह का इमोशन पैदा किया, तो वो संगीत के द्वारा उन्होंने किया था, म्यूजिक के द्वारा किया था, नृत्य के द्वारा किया था। सो व्हाटसोएवर इट इज, बट दैट इमोशन वाज चेंज्ड। तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी जो फीलिंग्स है वो चेंज हो गई, एंड आपका जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है, आपका जो पर्सपेक्टिव है देखने का वो भी बदल जाता है। सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस हमारे ही कल्चर में है। नो डाउट वेस्टर्न हैज प्रेजेंटेड इट इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे, बट द बेसिस आर वेरी मच इन इंडिया। सो वी आर रियली इंट्रिग्वेट कि बेस इसका इंडियन ओरिजिन है, इंडियन कल्चर से है। बट देन व्हाट आई एम फीलिंग कि ये अचानक से इतना रिलेवेंट कैसे हो गया? मतलब ये पास्ट में इतना रिलेवेंट था या पुराने जमाने में लोगों में उस चीज का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, या शायद अवेयरनेस नहीं था और अब ज्यादा हो रहा है, समथिंग लाइक दैट? No, see, it was always relevant. Emotional intelligence एक नेचुरल इंटेलिजेंस है। जैसे कि एक इंसान का IQ होता है, वैसे ही एक EQ है, ठीक है, इमोशनल क्वेश्चन। बट द डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ इज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम EQ इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी हर इंसान के पास होता है इमोशंस को हैंडल करने का। बच्चों के पास भी होता है। जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वैसे वैसे वो ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बनते जाते हैं, ठीक है। तो इट वॉज ऑलवेज देयर। हम कुछ फैमिलीज देखेंगे कि बहुत अच्छे फैमिली रह रही है, बहुत अच्छे से मिंगल होके रह रही है, जॉइंट फैमिली है लेकिन बहुत अच्छे से मिंगल होके रह रही है। तो वो कैसे रह पाए थे? इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उनको अच्छे से पता था कि इतने लोगों के इमोशंस है,
उन सभी लोगों के इमोशंस को हैंडल करने वाला कोई व्यक्ति होता था, उन्हें समझने वाला, एंड द थिंग्स यूज्ड टू गो वेरी स्मूथली। इवन इफ वी गो इनटू द पास्ट, सेट्स का मैंने ऑलरेडी बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस पहले भी था। अब क्या हो गया है हमारे मॉडर्न एरा में, वी आर लुकिंग इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मेथड, जो बुक्स में है या जो हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से बताया जाता है। started asking questions. Exactly. Now the awareness is increasing. So what is this? So this is an area of study now. तो पहले तो था ही, लेकिन उसको स्टडी एरिया किसी ने नहीं दिया, लेकिन अभी ये स्टडी एरिया बन रहा है। तो अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो लोगों के प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस हो रहे हैं। तो जब प्रॉब्लम्स ओपनली डिस्कस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दोस। दिस इज द पॉइंट कि शायद पहले इतना ओपनली प्रॉब्लम डिस्कस करना मे बी टैबू कंसिडर करते थे, Exactly. एंड अब ऐसा है कि जितना ओपनली बोलेंगे आपसे solutions मिलते जाएंगे। So it was always relevant, it was always there. You can learn emotional intelligence from your old parents also. Right, definitely. They are matured. Over a period of time उन्होंने काफी इमोशंस को झेले होते हैं, समय समय पर वो इंटेलिजेंट होते जाते हैं कि हाँ ये ऐसे करने से ऐसे So that's why they say ना, it's Exactly. like a good upbringing is bad. Exactly. So अब हम हमारे पॉइंट पे स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? जनरली स्ट्रेस सुनते ही मन में ख्याल आता है कोई चीज का टेंशन होगा या कोई पैनिक सिचुएशन होगी। तो स्ट्रेस का मीनिंग यही है या कोई और डीपर मीनिंग होगा? स्ट्रेस इज वेरी रिलेटिव, इंडिविजुअल, कि मैं स्ट्रेस कब फील कर रही हूँ, जिस चीज के लिए मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ तो शायद आप नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे किसी ने पीछे कोई चीज देने से मना कर दिया, तो मैंने क्या करूँ, चलो ठीक है मना कर दिया तो मना, लेकिन आपको वो चीज ऑफेंसिव थी, ऐसे कैसे मना। हाँ ऐसे कैसे मना कर दिया, तो इट इज वेरी रिलेटिव टर्म। तो स्ट्रेस इज वेरी रिलेटिव, हाउ यू हैंडल स्ट्रेस विल बी योर लर्निंग। राइट। तो स्ट्रेस के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी अनसर्टेनिटी इज वन ऑफ द रीजन व्हाई यू हैव गो थ्रू अ स्ट्रेस। ठीक है ना, मतलब हम बोलते हैं कि अपब्रिंगिंग, जैसे आपने बोला अपब्रिंगिंग के बारे में, ठीक है ना, तो आप अगर देखेंगे कि शिशुपाल तो कृष्ण की फैमिली में जन्मा, इतने गॉडली फिगर है, उनकी बुआ को जो बेटा पैदा हुआ वो शिशुपाल थे। अब शिशुपाल ने तो उनकी गालियां सुन के कृष्ण भगवान ने बोला था कि 100 गाली को मैं उसे माफ कर दूंगा। तो देयर इज अनसर्टेनिटी इन लाइफ, यू मे हैव अ सडन डेथ ऑफ समबडी, you may lose a relationship all of a sudden, you are vouching on a relationship, आप बहुत उस relationship में involve होके रहे हो और all of a sudden आपको बोल दिया जाता है कि we are no more in relationship। So uncertainty एक reason है, death एक reason है, all of a sudden losing a relationship can be one of the reasons। So there are many reasons of stress। बच्चों में स्ट्रेस अलग तरीके से हो रहा है, पढ़ाई को लेके स्ट्रेस हो रहा है, बहुत बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना भी एक स्ट्रेस है। So when you are not prepared for some situation, तो automatically stress आ जाता है। हाँ, you are not prepared for something. Something is very uncertain, you can't think. And एक change hit हो गया and you're not prepared to handle it well, Yeah. so then you face stress. Yes, somebody who is really good at emotional intelligence change को बहुत जल्दी से adapt करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि adaptability होती है किसी किसी में, flexibility होती है, हंसते खेलते उस change को वो adapt कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो वही emotional intelligence है। Stress उसको समझ में आ गया कि अभी I cannot sit and cry on these things. So he will quickly adapt the situation and he will start working on it. So that is how stresses are So maybe जितना आपका EQ जितना stronger, उतना आपका stress handling better, ऐसा हम Yes, you can directly बोल सकते हैं ऐसा कि जिसका EQ बहुत अच्छा है, हाँ, yes, you can say directly proportional है, जिनका EQ अच्छा है उनका stress handling handling better. situation भी बहुत अच्छा है। Okay. अच्छा, स्ट्रेस के भी अगर हम देखें ना तो डिफरेंट लेवल्स है, लाइक कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रेसेस। बहुत ज्यादा वाला स्ट्रेस है, एक हल्का वाला स्ट्रेस है विच आई कैन इजीली हैंडल, हंस खेल के इग्नोर करके मैं Exactly. मुझे वही जानना था कि क्या हर stress is equally bad? Because I've read about some kind of stress. उसमें का एक जो मुझे बहुत हिट किया was good stress. कि to get out of my laziness या to remove that procrastination का feeling. So I need some kind of motivation, and maybe good stress gives me that motivation. राइट। तो So I will not differentiate good stress and bad stress. हाँ। Why? Because see, stress कैसा भी हो, रिजल्ट मेरा क्या है, right, हाँ, what is my outcome। हाँ। आप जैसे मोटिवेशन का बोल रहे हैं, हाँ,
समटाइम्स निगेटिव मोटिवेशन वर्क्स बेटर हाँ, ऑन मी। राइट मतलब अगर आप मुझे बोल दो कि तू पढ़ाई कर ले तो मैं नहीं करूँ, हाँ लेकिन खुद से तू पढ़ाई नहीं करेगा तो वो दूसरा जीत जाएगा, कंडीशन वो आगे आ जाएगा। सो दैट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन दैट वर्क्स वेल ऑन मी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस कि मेरे से आगे कोई और चले जाएगा, दैट स्ट्रेस इज वर्किंग फॉर मी, वैसा। हाँ, you cannot say stress हाँ. because maybe that time it's not a stress. That time it's a motivation for me. right Right. So we are not trying to tell you good stress or bad stress. Stress is always Stress there. in any How form is it negative. affects you, whether it Right, affects right. you or how you perceive it, right how you perceive how you look at it. आप कैसे देखते हो उस चीज को, उस पर से आपका स्ट्रेस डिपेंड करेगा। ठीक है। तो कभी कभी निगेटिव चीजें, निगेटिव मोटिवेशन बच्चों पे काम करती है। right सो दैट इज हाउ स्ट्रेस कैन बी हैंडल्ड। अब हम अगर इसे ईआई एंगल से सोचते हैं और रिलेट कर सकते हैं, तो क्या हम अपने इमोशंस का यूज करके स्ट्रेस को अपने पे हावी होने से बचा सकते हैं? बेसिकली मैंने बोला इमोशंस की वजह से ही स्ट्रेस डेवलप होता है। राइट अब तो एक नया इमोशन डेवलप हो गया, फोमो, राइट fear of missing out something, जो पहले कभी नहीं था। ठीक है। तो डेफिनेटली हम इमोशंस को यूज करके स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। बेसिकली हम इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है बोलते हैं, तो बेसिकली 4 फैक्टर्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के। एक तो नो योर ओन इमोशंस, हाँ. पहले अपने खुद के इमोशंस को समझो। मुझे अभी गिल्ट आ गया है, मुझे अभी जेलसी आ गई है, मुझे अभी गुस्सा आ गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉजिटिव इमोशंस ग्रास्प कर लेते हैं हमारे, लेकिन हम निगेटिव समझ के भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझमें जेलसी आ गई। तो सबसे पहले आप अपने इमोशंस को समझो। आई थिंक इट इज लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर कि मुझे क्या हो रहा है, ये अगर और कुछ हो रहा है ये पता हो तो मैं किसी से जाके बात करूं, बता पाओगे। एंड देन खुद को पता है तो मे बी आई कैन सीक अ सोल्यूशन, Exactly. आई नो व्हाट टू डू। एग्जैक्टली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले कि आप अपने इमोशंस को समझो। समझो राइट पहला फैक्टर है ईआई का। मतलब जो इंसान अपने इमोशन को अच्छे से समझता है उसका इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा होता है, वो सेल्फ करेक्शन की तरफ ज्यादा जाता है रादर देन ब्लेमिंग अदर्स। वो बोलेगा कि मुझमें कुछ रह गया है क्या, तो पहले वो खुद को करेक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है नोइंग अदर्स इमोशंस। तो मैं मेरे इमोशन पहले समझ गई, ठीक है। अब मुझे ऐसे रियलाइज होगा कि मोनिका को गुस्सा आ गया है। अब मोनिका ने गुस्सा कर दिया है, उसने क्यों किया, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर उसका गुस्सा जेन्युइन है तो आई शुड एम्पथाइज। मुझे समझ के लेना चाहिए कि इसका गुस्सा जेन्युइन है, उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे के साथ भी हम अक्सर वैलिडेट करना भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरे के इमोशंस को वैलिडेट करो। अगर आपका गुस्सा जायज है तो दूसरे का गुस्सा भी जायज है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकेंड पार्ट इज नोइंग द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन। थर्ड पार्ट इज यूजिंग इमोशंस। मतलब मैं कोई काम करवाने के लिए इमोशन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है ना। अब मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं उसे क्या करूँ, मैं उसे लालच दे दूँ, तो कर लेगा तो तुझे ये नहीं चाहिए। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग सम अदर इमोशन टू गेट द थिंग्स। एंड द फोर्थ पार्ट इज मैनेजिंग इमोशंस। ठीक है। सो हाउ यू मैनेज इमोशंस। हम तीनों भी बहुत सैड बैठे हैं, कोई डिप्रेसिव थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिप्रेसिव, एंड ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि चौथा बंदा आता है एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर, चीयरफुल, और सारा माहौल बदल देता है। वो आपके इमोशंस को भी चेंज कर रहा है। दैट इज मैनेजिंग इमोशंस। यू नो, कभी कभी मैनेजिंग इमोशंस तरीके से भी यूज होता है। जैसे इमोशंस हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव। बेसिकली इट इज कंटेजियस ना, जैसा हम एग्जैक्टली, वेरी राइट वर्ड, कंटेजियस। अगर मैंने इमोशन, मेरा इमोशन अगर मैं आप में लाने में सक्सेसफुल हो गई तो आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट। राइट जो अब जितने भी पेट्रियोटिक लीडर्स हैं उन्होंने वॉर करवाए, जो पेट्रियोटिज्म उनके मन में था उन्होंने सभी वॉरियर्स में वो पैदा किया, तो उन्होंने इमोशंस मैनेज किए। तब कहीं जाके सुभाष चंद्र बोस की पूरी सेना रेडी हुई आर्मी से लड़ने के लिए। तो हिटलर भी, अगर आप देखेंगे हिटलर को भी, अभी आपने पूछा था थोड़ी देर पहले गुड इमोशंस बैड इमोशंस के बारे में मुझे, तो मैं बता रही थी आपको कि हिटलर को तो हम बहुत क्रूएल डिक्टेटर की तरह जानते हैं उन्हें, लेकिन हिटलर को फॉलो करने वाले लोग कितने थे, उनके एक कहने पे लोगों को मारने वाले लोग कितने थे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिटलर्स इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ सम अदर लीडर। लेट मी फॉर एग्जांपल टेल नेल्सन मंडेला। ठीक है। अब आप देखिए हिटलर की लड़ाई रेसिज्म को लेके थी,
ज्यूज और क्रिश्चियनिटी को लेके। नेल्सन मंडेला को अपन हम अगर देखते हैं तो स्लेवरी को लेके, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट को लेके थी, isn't it? तो जब वो दोनों भी एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हिटलर तो क्रूएल बन गए और नेल्सन मंडेला ने ऐसे सोचा कि जो मेरे साथ हुआ मैं किसी के साथ नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने इमोशंस कैसे मैनेज किए और इन्होंने अपने इमोशंस कैसे। तो व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम योर सेइंग कि अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ या स्ट्रॉन्ग है मेरे इमोशंस, तो मैं वो सिमिलर काइंड के इमोशंस किसी में इन्वोक करने में या उनमें वो इमोशंस ऑलरेडी है उसको और ज्यादा प्रोवोक करने में या उनके वो वाले इमोशन स्ट्रॉन्ग करवाने में हेल्प कर सकती हूँ। जैसे हिटलर अगर आप अच्छे मोटिवेटर है, हाँ, एक लीडर की क्वालिटी होती है दूसरे को मोटिवेट, एक माँ की भी क्वालिटी होती है हाँ, बच्चे को मोटिवेट करना। राइट, यू नो हम नहीं बोल सकते बच्चे को बार बार कि आप पढ़ाई करो, हाँ, आप कितने सक्सेसफुली उसके साथ बैठ के मोटिवेट कर रहे हो कि वो खुद मोटिवेट हो जाए और पढ़ने लग जाए। मे बी लाइक अ रोल मॉडल। जैसे फिर आपने हिटलर का रोल मॉडलिंग जो था वो नेगेटिव सेंस में, हर बार माँ रोल मॉडल बने, हाँ, लेकिन एक अनपढ़ माँ भी बहुत अच्छी मोटिवेटर बन सकती है। राइट, हाँ, उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, लेकिन हाँ, वो जिस तरह से अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन रखती है, जिस हाँ, तरह से हाँ, उसके इमोशंस को समझ के चीजों को हैंडल करती है कि अभी इसका मूड नहीं है, चलो थोड़ी देर बाद। सो ऑल द टाइम दैट मॉम हैज टू बी अलर्ट टू फाइंड आउट द राइट मूड, और वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। राइट, एक छोटे बच्चे को मोटिवेट करना और उसके इमोशंस को मैनेज करना ये माँ के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। राइट, लेकिन अगर वो माँ सच में इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को हैंडल कर सकती है, एंड शी कैन ब्रिंग दैट चाइल्ड टू अ राइट इमोशन, उसको सही तरीके से काम कर सकते हैं। सो दैट इट इज। जब हम गुड बैड इमोशंस बोलते हैं तो आप बोलेंगे नो इमोशन, हम हमारी जो थियोरी होती है उसमें नो इमोशन इज रॉन्ग। अब आप बोलेंगे कि गुस्सा करना सही है क्या? हाँ, गुस्सा करना सही है भी और गुस्सा नहीं करना भी। सही नहीं भी है। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन, गुस्सा आ गया तभी दुर्गा माँ ने वध किया राक्षसों का, तो उस वक्त तो गुस्सा बहुत जरूरी था उनको, अगर नहीं आता तो वो नहीं मे बी जैसा भी इमोशन हो दबाओ मत, बट देन कितने सेंस में कितना नेगेटिव लाना है। बहुत सही बोला आपने। हाँ। दबाना तो नहीं नहीं है। है। देखिए हम गुस्सा कभी कभी हमारे आसपास हम फैमिली के साथ रहते हैं, थोड़ी अनबन हर फैमिली में चलती रहती है। अब आप एक रिश्ते का लिहाज करके कभी कभी गुस्सा ना दिखाओ, आप सप्रेस कर रहे हो आपके एंगर को कहीं ना कहीं। जो छोटे छोटे एंगर्स है, इनफैक्ट रिसर्च तो ऐसे बोलता है कि हफ्ते में एक बार तो गुस्सा दिखा देना चाहिए, निकलना चाहिए, निकल जाना चाहिए बाहर। इतनी वायलेंट होने से अच्छा आप छोटे हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप सप्रेस करेंगे एक दिन वो आउटबर्स्ट हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, एंड दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू योर रिलेशनशिप। रिसर्च क्या बोलता है, आप गुस्सा उसको वेंट आउट करो, दैट इज इनफैक्ट वन ऑफ द वे ऑफ डीलिंग विथ योर इमोशंस। पहले किसे बोलते थे, बड़ों के सामने बोला मत करो, चुप रहो, तो इस वजह से शायद उनका गुस्सा अंदर ही रह गया है। कभी कभी उनका बच्चों का गुस्सा जब निकलता है सबके सामने, वो बच्चे पे निकालती है, हाँ, ये बाहर निकाल वो सकती माँ है, बच्चे पे निकालती है क्योंकि वो हाँ। बड़ों पे निकाल नहीं पा रही है, हाँ। तो वो सारा गुस्सा बच्चे पे निकल रहा है। वेरी रॉन्ग। Exactly, which is not wrong, and the child is surprised why my mom is behaving मैंने like तो कुछ this. किया ही नहीं है। Exactly, and he is confused. You are totally putting your child into a confused zone. राइट, एंड मे बी वो भी शायद वैसा ही सीखे या वैसा ही करने लगे। और एक चीज है इसमें, सैडनेस। कोई माँ अपने बच्चे को सैड देखना पसंद नहीं करती, लेकिन आपको सिखाना होगा बच्चे को कि सैडनेस के साथ कैसे डील करना। राइट, You have to allow him to cry sometimes, Right. because even crying is a venting of emotion. अगर मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च बता देती हूँ कि एक बार ऐसा रिसर्च हुआ उसमें कि उन्होंने आंसू की टेस्टिंग की, तो ऑनियन कट करने वाले जो आंसू थे वो उन्होंने टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया, और जो सैडनेस वाले आंसू थे उन्हें कलेक्ट किया, और उनमें उन्होंने स्टडी किया तो द केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है आंसू का वो अलग अलग। ओके, और जो सैडनेस वाले आंसू है उसमें एक तरह का हार्मोन है जो रिलीज कर रहा है वो पेन रिलीवर। अच्छा, सो योर आपका जो आंसू है वो पेन रिलीवर का काम कर रहा है। इट हेल्प्स यू फील निकाल दिया। आप देखो छोटे छोटे, कभी हम अकेले में भी रो लेते हैं। हाँ। इसको- राइट, तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ थिंग जो वंस अपॉन अ टाइम मे बी बच्चों में सिखाया जाता था कि लड़का है तो तू रो कैसे सकता है, एक हाँ, ad लड़की like थोड़ी this रोने के लिए। हाँ, हाँ। तो लेकिन where should the men go? राइट, Where should the
and they should पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि मतलब रोना ये किसी किसी का वीकनेस जब माना जाता है कि वीक है वो अंदर से, तभी वो रोता है। वही तो समझ हमें बदलनी है कि रोना वीकनेस की निशानी नहीं है। रोना एक उतना ही नेचुरल इमोशन है जैसे हंसना है दूसरे इमोशन से, राइट। जैसे किसी को हंसी आ जाती है वैसे ही किसी को रोना आ सकता है। कोई हर्ट वाली फीलिंग आ गई, किसी ने कुछ बोल दिया, सेंसिटिव है बच्चा, हर्ट हो गया। आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी गुड साइन, तो होना ही चाहिए। आपके समय समय पर आंसू निकलने चाहिए, समय समय पर हंसी आनी चाहिए, समय समय पर गुस्सा भी होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ स्मूथली जाएगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स इज द मोस्ट करेजियस थिंग टू डू। See, this is what a very good point, Monica. I want to just focus on this. You know, seeking help. When will somebody help you when you cry? राइट। आज मैं रो दी, तो आज मेरे घर का कोई मेंबर आके मुझे पूछ रहा है कि तू क्यों रो रही है, तो एट दैट टाइम यू आर अलाउइंग समबडी टू हेल्प यू। क्या बोल रहे कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं आज हर्ट हो गई, तो आपके फैमिली मेंबर आपके साथ हो जाते हैं। एंड देन दे ब्रिंग यू नो दैट लव, ज्यादा लव शॉवर करेंगे, आपको ज्यादा अटेंशन देंगे। हस्बैंड भी जब आप रो देते हैं तो ये फीलिंग होती है। लेट्स चेंज दिस वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, कि जैसे रोना बुरी बात नहीं है, बट आप कितना फ्रीक्वेंटली डोंट डू इट मैनिपुलेटिंग इमोशंस भी उतना ही गलत फैक्टर है, क्योंकि बच्चे कभी कभी रो के अपनी बात मनवाते हैं। इट शुड नॉट बी अ वेपन। आप मैनिपुलेटिव, सबसे वर्स्ट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस में, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, वो मैनिपुलेट करता है। आपको वो जो शेड्स ऑफ इमोशंस होते हैं, हम बोलते हैं जिसे कि जैसे एक बीच की शेड, अब ये मैनिपुलेट कर रहा है इमोशन, है ना। अभी फॉर एग्जांपल बताते हैं, बच्चे ट्विंस होते हैं तो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, दोनों को सेम सेम लाते हैं। अब बाई चांस वो कलर अलग ले आते हैं, अब एक को ग्रीन चाहिए, दूसरे को रेड चाहिए, जिसको रेड चाहिए उसे ग्रीन मिल गया, जिसे ग्रीन चाहिए उसे रेड मिला। अब वो क्या कर रहा है, वाओ रेड इज सो नाइस, ताकि वो मांग ले उससे रेड कलर, तो मुझे ऑटोमेटिकली ग्रीन। सो व्हाट ही इज डूइंग, मैनिपुलेटिंग द इमोशंस। सो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि इमोशंस का कोई बैरियर नहीं है। हर कोई मैनिपुलेट करता है। वाइफ मैनिपुलेट करती है हस्बैंड के अपने इमोशंस को, सो शी इज मिसयूजिंग हर इमोशंस, ओनली टू गेट द अटेंशन ऑफ द हस्बैंड। बट आई थिंक हर इमोशन को ना उतनी उतनी अपनी स्पेस मिलने लग गई ना, और एक्सेप्टेंस मिलने लगी, तो शायद मैनिपुलेशन कम हो जाएगा। बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन ऑफ कि आप उसको किस लेवल तक आपके इमोशंस। सो आई से नो इमोशन इज रॉन्ग अनलेस इट इज एग्रेसिवली यूज्ड। राइट। Anger is giving positive results. हाँ. Patriotism is giving positive results. Right. Sadness is giving. Guilt, if I am not wrong, guilt को ही तो चेंज किया था। अब हम कॉलेज में कभी एब्सेंट हो जाते हैं, या स्कूल में हम कभी एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत दिन नहीं गए, तो हमारा गिल्ट ही है जो हमें वापस लेके जाता है। हम कुछ ज्यादा हमें हमारा गिल्टी है जो हमें जिम लेके जाता है। हाँ, exactly. I mean, guilt. So guilt is so important. It is. You don't need. It's a self motivation factor. राइट। आपको खुद ही मोटिवेट कर रहा है, चले जाओ मैं, आप बहुत छुट्टी हो गई, झूठ बोल दिया मैंने, गिल्ट आ गया। आपने देखा होगा छोटे बच्चे पहले तो मॉम से मना कर रहे थे, मैंने नहीं किया, थोड़ी देर में उन्हें गिल्ट खाने लगता है और खुद आके एक्सेप्ट कर रहे थे, मम्मा मैंने ऐसे किया। So sweet. You just imagine how the child can understand that emotion. No, I cannot do this to my mom. Right. And if your child is doing this, your child is on the right path. Your child is doing this, your child is on the right मतलब path. सेलेक्शन से वापस आ रहा है तो Exactly. उसको Self correction हो गया। समझना है उसे. He is going for self corrections. बहुत बार नहीं होता है सेल्फ करेक्शन, बड़े बड़े लोग सेल्फ करेक्शन नहीं कर सकते। हर बात हमें समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ हमें भी समझती है। मैंने सासू माँ पे गुस्सा कर दिया, मुझे भी समझ में आ रहा है कि मैंने गलत गुस्सा कर दिया, बट गिव सम टाइम टू करेक्ट इट, सेल्फ करेक्शन। आप हावी मत हो जाओ बच्चों पे, बच्चे भी अपनी मिस्टेक समझते हैं। तो आपको अगर कोई बिहेवियर में आपके बच्चों के कुछ लग रहा है कि ये सही नहीं जा रहा है, आप उसके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस मत दे दीजिए कि पब्लिकली मेरा बच्चा कैसे प्रेजेंट हो रहा है, फटल में मेरा बच्चा कैसे प्रेजेंट हो रहा है, सोशल मीडिया में मेरा बच्चा। गिव सम टाइम टू योर चाइल्ड, ही इज बिलोंगिंग टू अ गुड फैमिली, वो अपने आप करेक्ट करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको विजिलेंट रहना है, केयरफुल, मेरा बच्चे का डायरेक्शन सही है ना, वो क्या समझ रहा है। सो आपको उसके इमोशंस को, आपको खुद को समझना पड़ता है।
But आप जिस दिन करेक्टली आपके बच्चे को इमोशंस को समझने लग जाओगे, आप बहुत अच्छा गाइड कर पाओगे आपके बच्चे को। to create that atmosphere, you should be able to understand situation well. Exactly. So unless you understand your child's emotion, how are you going to guide it? Because every now and then हमारे एक कोई ना दूसरा कोई इमोशन आएगा। तो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या खुद का हो, हर एक के इमोशन को वैलिडेट कभी करो। कभी बच्चा जेलसी फील करता है, राइट। वो आके दूसरे बच्चों की कंप्लेन करता है। हाँ। So the mom has to know हाँ। to tell him. Also, we should not say our kids ना कि इतनी सी बात पे क्यों रो रहे हैं। I think उसके लिए वो ये बहुत ये बड़ी भी बात बहुत है। इम्पोर्टेंट है। एवरी नाउ एंड देन हम उनको पैम्पर कर रहे हैं, हाँ, उनके हर इमोशन को इतना इम्पोर्टेंस, टीच देम टू लेट गो। हाँ, लेट गो करना सिखाइए उनको। इतना उनके हर इमोशन को इतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। इतना पैम्परिंग, आई एम हर्ट, आई एम हर्ट, देयर इज नो नीड। एवरी टाइम एवरी पर्सन इज हर्ट, नोइंगली अननोइंगली। चाहे मैं ना चाह रही हूँ आपको हर्ट करना, लेकिन शायद मेरी कोई बात आपको हर्ट कर गई, आप उसको कितना अटेंशन देंगे। तो वो भी सिखाना है कि कौन से पैम्परिंग ऑफ इमोशंस टू मच कैन लीड टू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस। So anything excess leads to एग्जैक्ट। so there's just सो मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ कि बच्चों के इमोशंस को गाइड करना है तो पेरेंट्स का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। दिस वाज इंटरेस्टिंग। डाइट एंड लाइफस्टाइल के बारे में भी कुछ पूछना था कि जनरली कहते हैं कि इंसान जो खाता है वो वैसा ही सोचता है, वैसा ही बन जाता है। तो क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल भी अपने स्ट्रेस पे या अपने इमोशंस पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? वेरी मच, मुझे ऐसा लगता है।